नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नरेंद्र राव जी। जैसे हमारे विवेकानंद जी भी नरेंद्र जी, हमारे देश पे भी राज नरेंद्र जी का है, वैसे ही सिंगिंग की दुनिया पर भी राज नरेंद्र जी का है। ये जहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत से अपनी आवाज़ें को रिकॉर्ड किया और दूसरों को भी प्यारी प्यारी आवाज़ों को वो रिकॉर्ड करते हैं। आज हम इनसे इनके जीवन की कुछ खट्टी मीठी बातें सुनेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान की आवाज न्यूज चैनल में। थैंक यू। सर आप हमें बताइए कि आप इस फील्ड में कितने टाइम से हो और कैसे आए हो। कैसे आया मैं पहले आपको ये बताता हूँ। और कितने टाइम से मतलब कि ये तो संगीत जब मैं छोटा था, बचपन था मेरा, तब से संगीत तो दिमाग में घूमता ही रहता है। पर मैंने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की तब एक्चुअली मैं लगभग कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में। मैंने शुरुआत की, मैंने कहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए म्यूज़िक की। म्यूज़िक दिमाग में घूमता था, प्रैक्टिकली नहीं। मैंने कहा एक अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं। ऑर्केस्ट्रा के लिए सबसे पहले आर्टिस्टों की ज़रूरत होती है। आर्टिस्ट तो वो बन जाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले इंसान कि भाई कितने लोग इकट्ठे हो जिससे मैं अपना एक ऑर्केस्ट्रा बना सकूं। जी जी। तो मैं नया नया एक जगह शिफ्ट हुआ और मेरे लिए जगह भी नहीं थी। मैंने देखा भाई आर्टिस्टों को बनाए इस तरह से कोई सीखने मुझसे आएगा नहीं। तो हमारे एक पड़ोस में एक घर में काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का और टाइल्स का और ये सारी रिपेयरिंग वर्क, नया नया बिल्डिंग बन रहा था एक जगह पे। तो वहाँ क्या हुआ कि मैंने देखा, मैंने कहा ये लोग तो है सब यंगस्टर जो लेबर वगैरह लोग थे। मैंने कहा कुछ इनसे काम लिया जाए। मैंने पूछा शाम को, उनकी छुट्टी हुई, मैंने पूछा शाम को कि भाई आप लोग म्यूज़िक सीखना चाहते हो? तो सब चौंक गए कि भाई क्या म्यूज़िक। तो मैंने कहा नहीं, अगर सीखना चाहते हैं, बोले कि हम सीखना तो चाहते हैं पर हम ये हमारे नवरात्रि के गरबा वगैरह होते हैं, ड्रम्स बजते हैं, हम लोग जाते भी हैं, हम सोचते हैं कि पहला स्टिक कहाँ से शुरू करें, हमें ये पता नहीं है, लेकिन हम बजाना तो चाहते हैं। मैंने कहा अगर आप चाहते हो ना तो मैं आपको म्यूज़िक सिखाऊंगा। इस तरह से कुछ लोगों को, कुछ इलेक्ट्रिक वगैरह वर्क करते थे, उन लोगों को भी मैंने कुछ कीबोर्ड वगैरह ये चीज़ें सिखानी शुरू की। मेहनत तो काफ़ी हुई, एक एक को सेपरेट सेपरेट सिखाना पड़ता था। ड्रम्स वाले की अलग मेहनत होती थी, 3 4 5 जने ड्रम्स पे लग गए, क्योंकि ज़्यादा रिदम सेक्शन बड़ा होता है, रिदम, और एक कीबोर्ड सेक्शन होता है जिस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। उसको तैयार किया, कुछ रिदम वालों को तैयार किया। इनकी सारी मेहनत करते करते कम से कम साल भर लग गया मुझे कि इन लोगों को सबको मैं तैयार करूं। फिर मैंने कहा टीम तो तैयार हो गई थी, अच्छा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट इतने अवेलेबल नहीं थे उस समय पे। तो मैं अपने स्कूटर की जो सीट होती ना, सीट के ऊपर स्टिक स्टिक जरूर परचेज करके लाए थे हम लोग, हल्की स्टिक, स्कूटर के ऊपर बजा बजा के वो प्रैक्टिस करते थे सब लोग। फिर ज़मीन पे बैठ करके एक ऐसा वो जो दरी बिछाते हैं, दरी के ऊपर बैठ करके एक गोले गोले बना दिए, वहाँ पे ड्रम की तरह प्रैक्टिस करो। बाद में इस तरह से आगे बढ़े और सारा टीम पूरा बना। फिर टीम पूरी बन गई तो अब सिंगर्स की ज़रूरत थी, मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, उनके ऊपर फिर से वर्क शुरू हुआ। तो लगभग 1 साल और उनके पीछे लगा, सब लोगों को फीमेल सिंगर बनाना, मेल सिंगर बनाना, उनका कोरस बनाना, सारी चीज़ों की तैयारी। फिर ये हुआ कि तब तक वो ड्रम्स और रिदम वाले तो प्रैक्टिस अपनी कर ही रहे, सबको तैयार करके एक साथ बनाया। और फिर कुछ 2 3 महीने नवरात्रि से पहले प्रैक्टिस करा के सबको इकट्ठा करके 2001 में हमने एक शो किया था। तो मतलब तब से आपका पहला इवेंट शुरू हुआ। ये हाँ बिल्कुल। इंस्पिरेशन दे के उनको। हाँ, उसमें एक अच्छी बात यह है कि जब मैंने 2001 में स्टार्ट किया तो एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा मैंने वो बना दिया था कि एक क्लब में शो कर सके ये लोग। वैसे तैयार 2 साल में, मतलब इनको मेहनत करते करते काफ़ी लगन से करते थे सब लोग। मैं अगर सिखाता हूँ तो सामने सीखने वाले भी ऐसे थे। तैयार हो गए, उसके बाद क्लब के लायक मैंने कम से कम 18 से 20 जनों की टीम तैयार की। लेकिन हमने पहला शो किया, उसका स्टेज ही मात्र इतना था कि जिसमें 5 बाई 5 का या 10 बाई 10 का होता है, 10 फुट बाई 10 फुट का, जिसमें सिर्फ कीबोर्ड और वही खड़े रह सकते हैं। पूरी टीम को लेके मिट्टी के अंदर सारे लोग खड़े होके, लेकिन वो एंजॉय कर रहे थे कि जैसे हम कोई हाईएस्ट स्टेज पे बजा रहे हो। वो एंजॉय, तो मतलब दिल में वो इच्छा होनी चाहिए, आप कहाँ बजा रहे हो, वो उससे ज़्यादा महत्व की चीज़ ये है कि आप क्या दे रहे हैं पब्लिक को, आपको वहीं से भी लाइक कर सकती है। मतलब
अगर जैसे संगीत सिखाने की बात को अपन लिया जाए, तो उसमें क्या है कि आप किसी अच्छी जगह बैठ के सिखा रहे हो, बहुत बड़ी एलईडी लगाई, एलसीडी लगा दी है, साउंड सिस्टम लगाया, या फिर आप एक पेड़ के नीचे बैठ के हारमोनियम पे सिखा रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप कैसा सिखा रहे हो। सीखने वाले के दिमाग में आपको बैठ जाना पड़ता है, उसके दिमाग में बैठ कर के आप वो चीज़ लीजिए कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, तो उसका वो कहाँ अटका है वो आपको पता होना चाहिए कि आप वो उस जगह अटका, तो उसको उस तरीके से सिखाया जाए। कोई होशियार है उसको थोड़ा उससे अप लेवल में सिखाना चाहिए। और फिर थोड़ा एक जो कहते हैं ना कि प्रोत्साहन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी सीखने वाले को अगर आप प्रोत्साहन देते हैं तो एक दिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है। जी। और अगर उसी टाइम उसको कहे अरे तू नहीं सीख सकता, तो वो कभी नहीं सीख सकता। फिर वो अपने आप को समझ लेगा कि ये जो भी हमारे गुरुजी ने कहा है वो शाश्वत सत्य है मेरी ज़िंदगी के, वो पता नहीं क्या बनने वाला था, वो बीज वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये थोड़ा रहता है, अभी भी ऐसा है, लेकिन खुशी है कि भाई जब भी किसी को सिखाया तो दिल से सिखाया। और पैसे की तो वो ठीक है कि भाई फीस वगैरह कई लोग नहीं दे पाते थे, ये होते तो, लेकिन दिल में खुशी होती थी कि ये सीख गया ना, वो मेरी फीस है। आगे चलते हुए कुछ और प्रश्न करेंगे। तो नरेंद्र जी, आपने आपके यहाँ से कितने बच्चों ने आपसे वो शिक्षा ली, वो महान वो स्टडीज किया, वो सिंगिंग की कला सीखी, और कितने बच्चों वो आज इस मुकाम तक हैं कि जहाँ से वो अपने आप को बहुत ही ऐसा महसूस करते हैं कि आज हम नरेंद्र राव जी, हम जो भी हैं हम नरेंद्र राव जी की वजह से हैं। तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि देखो कितने स्टूडेंट्स हुए, वो पूरी संख्या बताना तो मुश्किल होता है क्योंकि बदलते रहते हैं कुछ। ये कहें कि अब तक 1000 जैसे स्टूडेंट्स आए और गए, सब बने ये जरूरी नहीं। बनने के लिए एक उनका संगीत में ना धीरज चाहिए एकदम, कि भाई उसको इस तरीके से आप सा बोलते हैं या कोई भी चीज़, कोई सुर लगाते हैं आप, सुर को अगर प्रॉपर नहीं लगाते हैं तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। दूसरी बात होती है ताल, ताल अगर आपकी बराबर नहीं आ रही है तो भी वो साथ में नहीं। अगर सुर आपका ठीक है लेकिन ताल ठीक नहीं है तो वो गाने लायक कभी नहीं बन पाएगा। संगीत के लिए देखो एक चीज़ जरूर है, हम कहते हैं कि सिखा के ही दम लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर जिसकी ताल उसके माइंड में नहीं है, ताल ऐसी चीज़ होती है जो संगीत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि वो टाइमिंग्स में अगर नहीं गा पाता, कितना भी सुरीला हो, वो खाली ऐसे मीटरलेस ऐसा गा सकता है, लेकिन रिदम के साथ गाने के लिए ताल बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने सबसे पहले ताल पे वर्क किया, लोगों को बीट्स सिखाई। ताल सीखने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा है उनकी संख्या, और अच्छा है कि वो इस समय अपना वर्क भी कर रहे हैं, अपना एक ऑर्केस्ट्रा भी लेके बैठे हैं, मतलब टीम वर्क अपनी दे देते हैं वो लोग, जिसके अंदर अभी अपना उनका घर भी चल रहा है। काफ़ी लोग हैं ऐसे, ये मैं अगर कहूँगा कि 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं और अच्छी जगह खड़े हैं। एक बड़ी अच्छी टीम के साथ वो अपना सिंक्रोनाइज बिठा करके अपनी टीम देते हैं, अपनी रिदम देते हैं, और ये उनको देख के खुशी होती है। अच्छा, मेरा निकलने का कभी कहीं से हो जाता, अगर वो देखते तो रिदम बजाते हुए ऐसे जंप मार के दौड़ के आते हैं कि सर से मिलता, तो अपनी सबसे बड़ी ये खुशी होती है कि वो एक जगह पे पहुंच के तो गुरु जी को भूले नहीं है। अच्छी बात है, मैं इतना बड़ा गुरु तो नहीं, पर मुझसे जितना हो पाया मैंने लोगों को तैयार किया। और सिंगर्स को अगर देखें, रिदमिस्ट म्यूजिशियंस तो काफ़ी बने हैं जो अपनी जगह काफ़ी। सिंगिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर 100 लोग ढूंढो आप तो 5 लोग सिंगर बन सकते हैं, क्योंकि कुदरती चीज़ आवाज होती है। है। हाँ, आवाज़ होती है एक तो ये, और समझ के गाना पड़ता है। आपको सिर्फ आवाज़ होना महत्व का नहीं है। आवाज़ का देखो कॉन्सेप्ट है ना, अलग अलग होता है, कुछ किसी की भारी, किसी की पतली, कुछ किसी टेढ़ी, कैसी भी आवाज़ हो सकती है, वो जरूरी नहीं है। सुर में आप गाते हो और उसको समझ पाते हो गीत को, वो महत्व की चीज़ है। और उसमें काफ़ी लोग तैयार हुए हैं, मतलब ये देखें कि अभी अपना अपना काम करने वाले, अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो 30-40 स्टूडेंट्स ऐसे तैयार हुए हैं जो एक अपनी एक जगह बना के बैठे हैं। सिर्फ छोटी जगह नहीं, छोटी एक लेवल पे शो कर रहे हैं। कुछ लोग अपने ये कलर्स पे शो आते हैं, जैसे बिग बॉस है, जी। मेरा एक आधा स्टूडेंट वहाँ भी जाके अपना
अच्छा नाम कमा के आए, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। और दूसरी बात है कि आपने पूछा कि कौन-कौन स्टूडेंट्स मेरे किस-किस जगह पे शो करें। कई लोग अपनी अच्छी जगह पे शो भी कर रहे हैं, जैसे कि इधर ये कोई भी बड़ा फंक्शन होता है वहाँ पे ये शो कर रहे होते हैं, वो लोग भी अपनी जगह है। कुछ लोगों ने अपने एल्बम बनाए, बहुत अच्छे एल्बम, और कुछ लोग पिक्चर में गा रहे हैं। सब लोग, पर किसी का नाम लेना इसलिए ठीक नहीं रहता है कि अ, अगर वो कहें कि भी नरेंद्र राव मेरे गुरु है तो वो ठीक लगता है। और वो कभी भी मतलब खुश हूँ मैं कि वो लोग जी। अपनी अपनी जगह पे हैं, सब लोग ठीक है, अच्छे हैं सब लोग। गुड तो रेडी रोल देखिए सबसे बड़ी खुशी तो मुझे उस समय हुई जब बिग बॉस में से मुझे फ़ोन आया, और एंडेमोल प्रोडक्शन में से हम कास्टिंग मैनेजर बोल रहे हैं, और सलमान सर ने आपके वीडियोस देखे हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप बिग बॉस में आइए, क्योंकि आप सिंगर हैं इसलिए हम आपको नहीं बुला रहे हैं, पर आपका जो परफॉर्म है, आपका जो टैलेंट पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने का जो ये है, जी। उसकी वजह से हम आपको बिग बॉस में बुला रहे हैं। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये पर किसी वजह से मैं जा नहीं पाया, कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे कि मैं बिग बॉस में नहीं जा पाया। तो सर मतलब इतना बड़े पैमाने पे आपको मौका मिला कि बिग बॉस में आपको जाने का, जिनको खुद सलमान खान सर होस्ट करते हैं, तो उसमें ना जाने का ऐसा कौन सा रीजन बन गया जो आप वहां नहीं जा पाए? अ, मैं ये बताना नहीं चाहता था, पर देखिए रीज़न क्या हुआ है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। पर अब बिग बॉस में जाने की खुशी से मैंने अपनी फिटनेस के लिए जिम जॉइन किया, जी। कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की, ये सब की। तो क्या हुआ कि मैं एक्सरसाइज करते हुए मेरे पैर का जो ये हिप का बॉल अचानक क्रैक हो गया। ओ। मतलब मैंने कुछ बड़े से जंप मारा था, और जंप मारने में क्या होता है कि कोई बंदा इस तरह से अपना हाथ पकड़ता है और अपने को धीमे से नीचे ले लेता है। जी। उसने हाथ तो पकड़ा लेकिन ऐसे झटके से लिया, तो मैं एकदम जंप मारा, ओ। और मेरे पैर थोड़ा तिरछा पड़ने की वजह राइट साइड का हिप का बॉल मेरा एकदम क्रैक हो गया। उसको ठीक भी हो सकता था, लेकिन अंदर ब्लड के क्लॉट्स हो गए थे, अच्छा। वो ब्लड जमा हो गया। और ये 10-15 दिन का इलाज हुआ। उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर्स ने ये भी बोला था कि शायद 15-16 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन मुझे कम से कम 6 महीने लगे उससे ठीक होने में। तो उस दौरान तो मैं नहीं जा पाया, और मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन वो चांस उस समय का चला गया जिस समय मैं ठीक था, पर ये पैर के ऑपरेशन की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो सर मतलब ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी बोल सकते हैं और एक खुशी की बात भी बोल सकते हैं कि आपके साथ आपको बिग बॉस में से एक कॉल आया, तो वही आपके लिए बहुत ऑनर की बात है। कोई नहीं, कोई जो होता है अच्छे के लिए होता मतलब है। दोनों चीजें साथ में हुई। हाँ। एक तरफ से खुशी थी, और एक तरफ ट्रेजेडी से हुई ना। इतना बड़ा कि भाई चलो मैं बिग बॉस में जाता या नहीं जाता, पर मेरे पैर में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सहन करना पड़ा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी वापस परफॉर्म करना शुरू किया, मैं सारे शोज करता हूँ। वो एक छोटा एक हिप का बॉल ट्रांसप्लांट करके दूसरा हिप का बॉल लगा दिया है मुझे। जी। और ये कुछ 2-3 दिन का ऑपरेशन था, और मतलब 1 दिन का ऑपरेशन, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रख के मुझे छुट्टी मिल गई थी, और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। चलो शुक्र की बात है कि आप अभी ठीक है। एंड सर इट्स अ बिग ऑनर देन सिट विथ यू। और जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने अपने लाइफ के कुछ खट्टे मीठे, कुछ ट्रेजेडी, कुछ खुशियाँ हमारे साथ शेयर की है। तो जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ एक राव ऑर्केस्ट्रा में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनके साथ बैठना। और सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना ये कीमती समय निकाल कर हमारे साथ आपने अपना ये कुछ ज़िंदगी के पहलू हमारे साथ आपने शेयर किए हैं। थैंक यू। तो मैं हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़ दिया खटवानी विद कैमरामैन आकाश के साथ।